क्योंकि आदिवासी वैसे बड़े कट्टर रहे हैं अपने रीति रिवाज को लेके, रूढ़िवादी परंपराओं को लेके, मगर बदलते समय के साथ चकाचौंध में हम लोग कहीं ना कहीं उस षड्यंत्र के शिकार हुए। सबसे पहले तो आदिवासी समाज को नशापान की तरफ ढकेला गया, क्योंकि ये बात भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, प्रमाणित है कि जहां भी आदिवासी बसता है वहां पर आपको खंडित पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और इस बात की जानकारी अंग्रेजों को भी थी और आजादी के बाद जो है भारत सरकार को भी जरूर रही, मगर कहीं ना कहीं इन सब चीजों को पूरी तरह से उजागर नहीं किया गया। जैसे झारखंड के भी बहुत सारे खनिज पदार्थों के बारे में हम कुछ जो हम लोगों को भी नहीं मालूम। तो नशापान और दूसरा जो गाहे बगाहे हम लोगों को सनातन धर्म की तरफ खींचना। मैं ईमानदारी से कहूंगी कि कहीं ना कहीं मैं भी कहीं उधर ही उसी धारा में बह चुकी थी, क्योंकि हम लोग बहुत मतलब ये तो है कि अपने आदिवासीपन पे हमें बहुत गर्व है, अपने रीति रिवाजों को भी मानते रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इस बात को भी कि हाँ चलिए उनका भी हम सम्मान करते हैं, उनको भी हम लोग जगह देते आए। और ऐसा एक वक्त आया कि जिन लोगों को पनाह दी, जिन लोगों का हम लोग मान सम्मान दिया, आज वही हमारे ऊपर हावी होने लगे, चाहे वो हमारा जमीन ही क्यों ना हो या वो हमारा धर्म ही क्यों ना हो। और वो इतने ज्यादा हमारे ऊपर हावी हो गए हैं कि आज जो है हम लोग उनके पच्चीनों पे चलने लगे। बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो अभी भी हमारी पुरातन जो हमारे अपने रीति रिवाज, जैसे चाहे वो जन्म का हो, विवाह का हो या मरण का हो, जो हमारे अपने जो रीति रिवाज है उसका पालन जरूर करते हैं, मगर वहीं पर कहीं ना कहीं हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो अनजाने में उन सब, जैसे कि मुझे एक ऐसे किन्हीं की मौत हुई थी, वहां जाने का मौका मिला था लोहरदगा में, तो वो लोग राम नाम सत्य है करके लेते आ रहे हैं। तो मुझे उनको टोकना पड़ा कि ये लोग आप क्या कर रहे हैं, ये क्या हमारे अपनी संस्कृति का हिस्सा है। हम एक तरफ तो उनको दफना भी रहे हैं और राम नाम सत्य भी कर रहे हैं, दोनों चीज को हम लेके नहीं चल सकते हैं। जबकि हिंदू रीति रिवाज में दफनाने का, मिट्टी देने का कोई परंपरा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ियां जो है ये खालमेल चलता रहा, और हम लोग जो है आदिवासी है ये लोग जानते हैं, बाकी सब चीजों को भी पहचानते हैं, मानते भी हैं, मगर उनके लिए भी हम जगह बनाते हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारी जो अपनी आज जो हम लोग जिस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, क्या हुआ है अभी आप लोगों को तो बहुत लोगों को जानकारी भी होगी कि जनगणना के प्रपत्र से 7वां कोड जो आजादी के बाद जो अंग्रेजों ने पहले हमें हमारे अपनी इतिहास, परंपरा, संस्कृति के हिसाब से जो अलग कॉलम कोड में रखा था, आजादी के बाद भी हमें अन्य का जो था, हम लोग सिर्फ अन्य जानते थे, अदर्स जानते थे, उसका फुल फॉर्म में नहीं जानते थे। रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस में जब गए, जब उन्होंने अपने आइडेंटिटी का स्क्रीन खोल के दिखाया तो वहां पर ट्राइबल रिलीजन एंड अदर कल्चराइजेशन वो नजर आया। हमने कहा हम तो इसी की तो बात कर रहे हैं, ये तो रहा है हमेशा से, तो क्यों कर इसको हटाया गया आज। और ये देखिए राजनीति तो बहुत तरह की चली है हमारे खिलाफ में, षड्यंत्र भी चला है, चाहे वो हमारी धर्म परंपरा संस्कृति को लेकर हो, मगर सबसे ज्यादा है कि हमारी अपनी पहचान को लेकर। यहाँ पर मैं 94-95 में नागपुर में आरएसएस का एक अधिवेशन हुआ था, जिसका एजेंडा की कॉपी मेरे हाथ में लगी थी, और उसमें स्पष्ट रूप से सिर्फ 2 एजेंडा पे फोकस था। एजेंडा नंबर 1 बहुत स्पष्ट और सरल शब्दों में आदिवासियत को खत्म करना, ये बिल्कुल इसी तरह का है। और जो एजेंडा नंबर 2 था पूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना। तो अभी जो हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात सुन रहे हैं कि ये लोग सीधे तरह से हम लोगों को नहीं, बाकी जो है जो कन्वर्ट हो गए हैं, ईसाई बन गए हैं, मुसलमान बन गए हैं, उन पे सीधा अटैक
अटैक कर रहे हैं, मगर जो आदिवासी अभी भी अपनी परंपराओं में चल रहा है उस पर वो सीधा अटैक नहीं कर सकते, इसलिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो अपना कस्टमरी लॉ है, जिससे हम लोग गवर्न होते हैं, जिसके अनुसार हम लोग चलते आए हैं, जो हमारे अपने पूर्वजों ने बनाया है और जिसको हम मानते हुए आए हैं, वो हमारे अपनी आदिवासियत का हिस्सा है। तो वो उसके साथ सीधी तौर से छेड़छाड़ नहीं करके इस तरह से करने का इन लोगों ने अपना मंसूबा, जैसे कि आप लोग को याद होगा कि 2014 में किस तरह से बातें आई थी कि ये जो चर्च वालों के ऊपर हमला हो रहा था और बाकी समुदाय के ऊपर भी जिस तरह से मॉब लिंचिंग का, जिस तरह से मतलब मॉब शब्द जानते थे, लिंचिंग भी अलग जाते थे, तो मॉब लिंचिंग क्या होता है इसको भी समझने में हम लोगों को थोड़ा वक्त लगा। ये एक नया ट्रेंड चला इस देश में और हम लोगों ने देखा कि इस तरह की जो घटनाएं यहाँ पर इस देश में होने लगी। अब जो मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि समय आज मेरे पास थोड़ा कम है, मैं लेट हो जाऊंगी। अभी हम लोग जैसे डीलिस्टिंग की बात सुन रहे हैं, डीलिस्टिंग में सीधी तरह से बोला जा रहा है कि जो कन्वर्ट हो गए हैं वो वापस आ जाओ, नहीं तो हमेशा से तुम्हें आदिवासी से नाता तोड़ दिया जाएगा और तुम्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मगर दूसरी तरफ जब जनगणना से हमारा कोड हटा दिया जाता है तो क्या हमारे पास कोई विकल्प छोड़ा जा रहा है? ये तो हमारा जनरल धर्मांतरण होगा, किसमें? हिंदू धर्म में। और ये चल रहा है झारखंड राज्य में, ये चल रहा है कि जब फॉर्म भरा जाता है किसी भी तरह का, चाहे वो आवासीय जातीय हो या कोई भी हो, तो जनजाति में जनजाति का नाम लिखा जा रहा है, हो है, मुंडा है, कुछ भी, उरांव है, खड़िया है, मगर जहाँ धर्म आ रहा है तो कॉलम में वहां पर हिंदू लिखा जा रहा है। तो ये जर्मन हमारा जो है हिंदूकरण किया जा रहा है। तो डीलिस्ट तो हम लोग भी हो जाएंगे, जैसे बात आई, डीलिस्ट हम लोग ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि कल को वो बोलेंगे कि तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो तुम्हारे लिए जितने भी संवैधानिक प्रावधान बनाए गए हैं उसको हटाया जाए, डाइल्यूट किया जाए, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये सारे जो प्रावधान लाए गए थे अनुच्छेद 244(1) में जो अन्य जो धारा है, वो हमारे अपने ही जो आदिवासियत को सुरक्षित करने के लिए शेड्यूल एरियाज में जो हमारे अपने परंपरागत जो हमारी जो स्वशासन की जो व्यवस्था रही है उसको यथावत बनाए रखने के लिए वो सारे जो है प्रावधान डाले गए, तो वो तो सारे हटाए जाएंगे, संशोधन लाया जाएगा उससे, तो फिर आदिवासियत हमारी बचेगी कहाँ? डीलिस्ट तो हम लोग भी हो जाएंगे, बिल्कुल। और यही चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो वर्ण व्यवस्था में भी कहीं नहीं आते हैं क्या आदिवासी तो हम, मेरे से तो पूछा गया नहीं, वो छूट नहीं, हम तो ये बोलते हैं, मेरे से किसी अपने साथी विधायक ने बहुत पहले पूछा था कि मैडम आदिवासी वर्ण व्यवस्था में कहाँ आता है? आदिवासी वर्ण व्यवस्था में इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो सबसे ऊपर है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबसे अलग है और सबसे ऊपर है, क्योंकि वो इस देश का राजा है निश्चित रूप से। मगर जिस तरह की स्थिति हमारी अभी बनी हुई है तो उसमें आगे चल के तो हमारा शूद्रों से भी बुरा हाल है, क्योंकि हमारे सारे संविधान अधिकार हमारे छीन लिए जाएंगे। जब है तब हम अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, तो जब हट जाएंगे तब क्या होगा? और जिस तरह से लगातार जो गैर आदिवासियों का हमारे अपने घेरे में घुसने के लिए जी तोड़ जान लगा देना, ये क्या दर्शा रहा है? अभी बाकी तो बन ही गए, हमारे जो पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, जो खुद भी कभी आदिवासी उसमें नहीं थे, मगर वो आदिवासी सीट से जीतते रहे, उन्होंने इस साल तो कमाल कर दिया,
उन्होंने 10 ऐसे आदिवासी मतलब समुदाय को आदिवासी की लिस्ट में डाल दिया जिनको हम कभी अपना समझते ही नहीं रहे। भले ही हम लोग अलग समुदाय के क्यों न रहे, मगर एक तो हम लोगों में कहीं ना कहीं एक तार कहीं जुड़ता है। अगर हम आपको बोले कि हम उरांव हैं झारखंड से, तो निश्चित रूप से आपके मन में कुछ ना कुछ अपनापन की भाव आएगी। आप बोलेंगे गोल्ड हम आए हैं वहां से, कहीं से भी आए हैं, या कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में हम चले जाएं, तो ये एक अलग अपनापन का जो भाव उत्पन्न होता है वो निश्चित रूप से हम लोगों को आपस में जोड़ता है। मगर ये कुर्मी जब से इन्होंने अपना ये हुआ, तो वैसे है झारखंड बनने के बाद जब इनको लगा कि 5वीं अनुसूची का राज्य बन गया है जहाँ पर आदिवासियों को भी प्राथमिकता मिलेगी, आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की सीट पे बैठेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि इन्होंने हमेशा से ही हमारे साथ भेदभाव का बर्ताव रखा है, अन्याय तक किया है। बहुत सारे ऐसे घटना हैं, ऐसे उदाहरण हैं जिसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से हमें हे दृष्टि से देखते हुए हमारे अपने समुदाय के लोगों के साथ अन्याय किया। और आज ये बोलते हैं कि ऐतिहासिक हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम आदिवासी थे, अंग्रेजों ने हमें लिस्ट में डाला था, षड्यंत्र के रूप से बाहर चले गए। तो हमारा तो सवाल है उनसे कि आप जैसे तेज तर्रार संपन्न अगर समुदाय बाहर चला गया, तो हमारे जैसे बोका लोग कैसे लिस्ट में रहेंगे? क्योंकि हमें अपने आदिवासी से प्यार रहा है, हमारे लोग अपनी आदिवासी को पकड़ के रखे, इसीलिए हटने के लिए रैली किया, हटने के लिए रैली किया, किया था। अच्छा आदिवासी, हाँ जी। और इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को भी जब 1913 का आज जो सर्टिफाइड कॉपी निकाल के दिखा रहे हैं कि लॉ सक्सेशन के उसमें लिस्ट में मुंडा उरांव के साथ में कुर्मी संथाल और बाकी जितने आदिवासी यहाँ पर जो चिन्हित रहे हैं उनके साथ कुर्मियों को भी डाला गया। फिर 1931 के जो सेंसस रिपोर्ट आता है बिहार और उड़ीसा का, बिहार और उड़ीसा उस समय एक साथ था, बंगाल हट चुका था उससे पहले 1912 में। तो फिर जब उसका सेंसस रिपोर्ट आता है तो उसमें वो आदिवासी की लिस्ट में 2 चार्ट बने हैं, दोनों में से दोनों में कहीं नहीं। और इन्होंने जाके जो मुजफ्फरपुर के क्षत्रिय महासभा में जाके इन्होंने जनेऊ भी धारण कर लिया, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि हम हिंदू हैं, हम उच्च जाति के लोग हैं और हमारा आदिवासी से कोई नाता नहीं, ये दर्शाने के लिए निश्चित रूप से ये किया गया होगा। और उसके बाद अब जो है ये सारा कयावाद जो है हमारे अपने अधिकार पर डाका डालने के लिए और हमारे जो यहाँ पर राजनीति में जो अपना इन लोगों का अपना जो है दखल कायम करने के लिए सब किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से राजनीति से प्रेरित है ये सारा कुछ, मगर अंततः इसमें आदिवासी समाज को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि असली आदिवासी किनारे चला जाएगा, साइडलाइन हो जाएगा और फ्रंट लाइन में ये लोग नजर आएंगे। तो स्पष्ट रूप से अभी हम लोग जब इनका विरोध कर रहे हैं तो हम लोग उससे झगड़ रहे हैं, पूरी तरह से झगड़ रहे हैं। इसका एक बार मैंने ट्विटर में जवाब भी दिया कि बस यही तो वो बात है जो आपको हमारे से अलग करती है, वो ये कि एक खाटी आदिवासी समुदाय दूसरे समुदाय से हो सकता है किसी बात पे अगर सहमत ना हो तो वो छिटक जाएगा, मगर वो उठेगा नहीं। ये हमारी पहचान है, ये हम लोग सब इस बात को जानते हैं। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, और क्योंकि कुर्मी समाज के लोग जो है सनातन धर्म में पूरी तरह से ढले हुए हैं, तो जब ये लोग ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा आगे, इस बात को बल मिलेगा कि आदिवासी जो है प्रकृतिवादी कम और सनातनी धर्मी ज्यादा है। निश्चित रूप से इस बात को बल मिलेगा। और यहाँ पर तो जिस तरह से जबरन तरीके से हमारा सब कुछ हो रहा है, हम लोग विरोध कर रहे हैं, अपना अलग कोड की भी मांग कर रहे हैं, मगर उसको, और क्योंकि हम लोग लगातार कुछ सालों से कर रहे हैं, हम लोग आईजी रजिस्ट्रार जनरल के भी ऑफिस तक पहुंच गए हैं, तो इसको बकायदा ठेला भी जा रहा है। और पीछे आप लोगों ने ये समाचार पत्र में देखा भी होगा कि काफी लेट हो गया है, तो क्यों नहीं जो कोरोना कोविड-19 के दौरान जितने आंकड़े आए थे उसी में हम लोग अपना जनगणना पूरा कर लेंगे, तो उसमें तो पूरी मनमानी चलेगी यहाँ पर।
तो इस तरह का है। कहीं ना कहीं सरकार इस बात से परेशान भी है कि आदिवासी समाज सजग हो गया है। मगर एक चीज और है, जो हमारा संध्या कोर्ट के जो मांग करने वाले लोग जो हैं, वो इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आदिवासियत ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। भले हम देश के अलग अलग कोने में हो या कुछ भी हो, या किसी तरह का भी जो है जागरूकता की कमी हो, या फिर नहीं जुड़ पा रहे हैं, मगर सिर्फ ये आंकड़े दिखाना कि 44 लाख का जो है एकजुट होकर यहाँ पर आंकड़े बनाने प्रस्तुत कर लिए, तो सोचने की बात है। हाँ जी ने जैसा कहा कि हम लोगों को उन लोगों से भी बात करनी चाहिए, मिल के बात करनी होगी हम लोग को निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने एक आध दो बार तो सार्थक मुर्मू जी से भी बात रखी थी और डॉक्टर कर्मा और जी से भी, मगर वो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरना कोर्ट सिर्फ 5 राज्यों की मांग है और पूरे देश भर के आदिवासियों की ना वो पहचान बन सकता है, ना वो मान सम्मान का विषय बन सकता है। मेरे स्वर्गीय पिताजी कार्तिक उरांव जी ने, जिन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया था, तो उन्होंने सिर्फ बिहार के आदिवासियों को देख के नहीं किया था, उन्होंने पूरे देश के आदिवासियों को संगठित करने के लिए, एकजुट करके एक ताकत बनाने के लिए किया था। और वो तभी हो सकता है जब हम सब एक दूसरे का मान सम्मान का ख्याल रखें, तभी तो हम साथ में चल पाएंगे, तभी हम वो ताकत बन पाएंगे। मगर किन्हीं कारणों से ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारा प्रयास उनके प्रति भी जारी रहेगा। हमारा प्रयास एकजुट होकर पूरे देश भर के आदिवासियों का भी होगा। मगर सिर्फ सेमिनार करने के, मैंने पिछले बार भी कहा था कि कमरों में, हॉल में सेमिनार करने से इलावा हम लोगों को लोगों के बीच में भी जाके इस बात का प्रचार प्रसार, जैसे प्रिंस साई मुंडा जी ने भी कहा था कि हम लोग की बात निश्चित रूप से धर्म, आदिवासी धर्म कोड के बारे में हम ऐसे पढ़ते थे, मगर आप लोग इतना मुहिम देश भर में चला रहे हैं, उसकी जानकारी हम रांचीवासियों को नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरना कोड वाले लोग यहाँ पर भागी रहे हैं, इसीलिए। मगर हम लोग को डरना नहीं है, सच का राज जो है और सही रास्ता कभी कभी कठिन हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है, मगर जो हम लोग पूरे देश को के आदिवासियों के हित को ध्यान में रख के इस बात को लेके आगे चल रहे हैं, तो मेरा ये कहना है आप लोगों से जो भी आज इस हॉल में बैठे हैं, निश्चित रूप से जो दूसरे अन्य राज्यों से आए हैं वो इस बात को भलीभांति से समझते हैं, मगर जो हमारे अपने जो लोकल्स हैं यहाँ पर, जो अपने विभिन्न कोनों से आए हैं, मेरा उनसे विनम्र निवेदन होगा कि आप लोग इन सब चीजों को अपने तक ही सीमित न रखे, जो है इसका अपने एक एक व्यक्ति इस अभियान में शामिल है। आप में से कितने लोग इस बात की चर्चा करते हैं आसपास में? करते हैं ना? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तो कभी कभी बोला जाता है चुप रहिए, हम बोले इससे क्या बड़ी बात होती है। विवाह, जन्म या मरण का भी क्यों ना मौका हो, जहाँ पर अपने लोग जमा हो, आप बेधड़क इस बात को बोलिए, और जो सारी बातें यहाँ पर आप सुन रहे हैं उन बातों को रखिएगा। निश्चित रूप से लोग समझते हैं, क्योंकि हमको भी विरोध का सामना करना पड़ा, हम आज भी उसका परवाह नहीं करते हैं, मगर ये जरूर देखा है कि जब बताने से, क्योंकि एक चीज सरना सुन रहे हैं, अखबार लोग जो एक राग सुना रहे हैं, तो एक ही राग सुनते भी हैं और समझते भी हैं लोग, मगर लोगों में निश्चित रूप से चिंतन की क्षमता तो जरूर है। नई बात भी सुनते हैं तो सोचते हैं, समझते हैं और अपना जो है इसमें कायम भी रहते हैं। तो मगर क्योंकि हम लोग इसमें थोड़ा पीछे ही चल रहे हैं बाकी लोगों से, चाहे वो पूर्वी लोगों से या सरकार वालों, कोर्ट वालों से, तो हम लोगों को जितना हो अपनी तरफ से इसको अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। बल्कि आप लोग भी अपनी तरफ से अपने गांव, मोहल्ला, टोला में जहाँ पर भी रह रहे हैं आप लोग, कुछ छोटा पॉकेट मीटिंग भी करवाइए, हम लोग भी आएंगे वहाँ पर, और इस बात को जनता के सामने में रखने से ज्यादा अच्छा जो हम लोग जन समर्थन खड़ा करना चाहते हैं वो संभव हो पाएगा। और वही संख्या भर और लोगों की भावना किस तरफ जा रही है, और जो दिखता है
वो समझ में भी आता है। ये बात जो है, इस सब फॉर्मूला को हम लोगों को समझना होगा, इस बात को रखना होगा, और तभी हम लोग इसमें कायम मतलब सफल हो पाएंगे। ठीक है, हमारा अपना मुख्यमंत्री से ये प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से मिले, वो अलग बात है। मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहमत कैसे हो पाएंगे, वो इस बात को कैसे समझ पाएंगे, इसको हम लोगों को जमीनी स्तर पे जाके भी इसको करना होगा। तो मुझे बोलने का मौका दिया, यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। और मैं हमेशा साथ हूँ। और बाबा कार्तिकराव जो चाहते थे कि देश भर के आदिवासी एकजुट हो, तो एक छोटा सा तोहफा हम आपके लिए, सबके लिए लेके आए हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के पास होगा, कुछ लोगों के पास नहीं भी है। तो इसमें ये कैलेंडर है अगले साल का। ये कैलेंडर विशुद्ध रूप से आदिवासियों के लिए है। हमारे अपने जो जननायक रहे हैं, उनकी जन्म दिवस, उनकी शहादत दिवस, हमारे अपने पर्व त्योहारों का ही उल्लेख है। और एक बात और, कि जो दुनिया भर में 1 और 2 तारीख जनवरी को जो जश्न मनाया जाता है नए साल का, तो हम लोगों ने इसमें उसको काला दिवस के लिए इसलिए घोषित किया है क्योंकि हमारे अपने कई वीर शहीद, जो हमारे अपने आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं, उनकी शहादत हुई थी आज़ादी की ठीक अगले ही साल 1 जनवरी 1948 में, जो खरसावा में जो गोलीकांड हुआ था, हमारे लोग उसमें शहीद हुए थे। और इसके अलावा वो समाज के वीर पोटो हो, उनकी भी शहादत जो है 18वीं शताब्दी में हुई थी, उसी 1 जनवरी की। उनकी अनुयायी की जो है 2 जनवरी को हुई थी। और 2016 में जो उड़ीसा में हमारे 13 आदिवासी जो भाई, उन लोगों की शहादत हुई थी, उन्होंने विरोध प्रदर्शन जो किया था उसका, इसलिए उनके याद में हम लोग सम्मान में ये 2 दिन काला दिवस के रूप में मनाएं, जश्न न मनाएं, ताकि जिन लोगों ने हमारी अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, कम से कम उनको हम लोग याद रखें, और इस तरह से अपनी आदिवासियत को जो पहचान को बरकरार बनाने में भी हम लोग उसमें मजबूती से खड़ा रह सके। इतना ही कहते हुए धन्यवाद। एक भी एक समान, सब आदिवासी एक समान। जय आदिवासी।